नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में बात करने वाला हूं डिपॉजिटरी रिसीट्स के बारे में। मैं बात करने वाला हूं कि एक्चुअली में ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट जीडीआर क्या होता है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स एडीआर क्या होता है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट आईडीआर क्या होता है। बेसिकली इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा आपसे कि भारत स्थित कोई कंपनी विदेशों से किस तरह से फंड प्राप्त कर सकती है या विदेश में स्थित कोई कंपनी भारतीय बाजार से किस तरह से इक्विटी फंड प्राप्त कर सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में, पीसीएस में, नेट जेआरएफ में लगातार इससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। और दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए ताकि सारे इकोनॉमिक्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर हो सके। दोस्तों, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि डिपॉजिटरी रिसीट्स के माध्यम से किस तरीके से कोई भारतीय कंपनी विदेशों से फंड प्राप्त करती है। इसे सबसे पहले आइए हम उदाहरण के माध्यम से समझें। दोस्तों, अगर मान लीजिए कि भारत में स्थित रिलायंस है और रिलायंस चाहती है कि अमेरिका से हम फंड प्राप्त कर लें, इक्विटी फंड प्राप्त कर लें। वो भारत में आईपीओ के माध्यम से तो फंड प्राप्त कर चुकी है, लेकिन उसको अगर अधिक फंड चाहिए और वो चाहती है कि अमेरिका के इन्वेस्टर से हम फंड प्राप्त कर लें, तो क्या रिलायंस डायरेक्ट यूएसए में क्या शेयर इशू कर सकती है? क्या रिलायंस आसानी से वहां पे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में अपने को लिस्ट करा सकती है? ये बहुत ही एक डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, ये आसानी से नहीं हो सकता है। इसलिए डिपॉजिटरी रिसीट्स के माध्यम से आसानी से भारतीय कंपनियां विदेशों से फंड प्राप्त कर सकती हैं या विदेशी कंपनियां भारतीय लोगों से इक्विटी फंड प्राप्त कर सकते हैं। इसी पूरी प्रक्रिया को डिपॉजिटरी रिसीट्स के माध्यम से, जीडीआर के माध्यम से, एडीआर और आईडीआर के माध्यम से हम समझेंगे। तो इस पूरी प्रक्रिया को, पूरे मैकेनिज्म को अच्छे से समझते हैं। ये भी समझते हैं कि ये प्रक्रिया जो डिपॉजिटरी रिसीट्स की है वो इक्विटी शेयर से किस तरीके से डिफरेंट है। आइए इसे इस एग्जांपल से समझें। मान लीजिए कि भारत की एक कंपनी है जो इंडिया में लिस्टेड है और ये कंपनी ये चाहती है कि हम अमेरिका से फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं यूएसए के, यहां से फंड प्राप्त करें। इसका मतलब ये ओवरसीज फंड रेज करना चाहती है इंडियन कंपनी। तो अब देखिए कि ये इंडियन कंपनी किस तरीके से इन फॉरेन इन्वेस्टर से इक्विटी फंड प्राप्त कर सकती है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये करना होगा कि इंडिया कंपनी भारत में स्थित एक ऐसे फर्म से कांटेक्ट करेगी जो इसके शेयर को अपने पास होल्ड करे और साथ ही साथ इस होल्डिंग को अपने काउंटर पार्ट के पास डिजिटल रूप में रखे। यहां देखिए, सबसे पहले ये कंपनी जो भारतीय कंपनी है, जो भारत के शेयर मार्केट में लिस्ट है, वो अपने शेयर को भारत में स्थित एक फर्म के पास रखती है। इस फर्म को टेक्निकली हम डोमेस्टिक कस्टोडियन कहते हैं। मतलब भारतीय कंपनी जो शेयर को होल्ड करेगी वो भारत में ही होल्ड करेगी और वो जो फर्म होगी उसे हम डोमेस्टिक कस्टोडियन कहेंगे। अब ये डोमेस्टिक कस्टोडियन जो इंडिया में स्थित है वो यूएसए में स्थित अपने काउंटर पार्ट के पास डिजिटल फॉर्म में इन शेयरों को रखेगा। एक्चुअली जो ये डोमेस्टिक कस्टोडियन है वो यूएस में स्थित अपने काउंटर पार्ट को बेसिकली इन शेयरों के बारे में अपडेट करता है या फिर इन्फॉर्म करता है कि इतने शेयर इस कंपनी के हमारे पास हैं। और ये जो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक है, ये जो अपडेट या इन्फॉर्म करता है उन शेयरों को ये डिजिटल फॉर्म में अपने पास रखता है। आजकल आप जानते हैं कि शेयरों की खरीद और बिक्री पूरे के पूरे डिजिटल फॉर्म में हो रहा है। तो ये जो काउंटर पार्ट होगा जो यूएसए में स्थित होगा, वो डोमेस्टिक कस्टोडियन के इंफॉर्मेशन के आधार पे इन शेयरों को जो कि भारत में ही रखे गए हैं उसको जो है डिजिटल रूप में ट्रांसफर कर देगा। दोस्तों, यहां पे प्रश्न उठा कि ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक मतलब जो इसका काउंटर पार्ट है उसको हम लोगों ने शब्द दिया ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। डिपॉजिटरी का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, डिपॉजिटरी एक तरह से बैंक ही होते हैं। जैसे बैंक हमारे पैसे को रखता है, इसी तरह जो डिपॉजिटरी है वो शेयरों को डिजिटल फॉर्म में रखते हैं। इसका मतलब अब जो ये इंडियन कंपनी के शेयर है वो डिजिटल फॉर्म में इंडियन ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक, इसके लिए एक शब्द आप लोग पढ़ते होंगे ODB,
ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक के पास आ गए। अब देखिए, चूंकि ये यूएसए में ही स्थित है ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक, तो ये बहुत आसानी से इन शेयरों के बारे में अपडेट या इन्फॉर्म कर सकता है वहां के इन्वेस्टर्स को कि भारतीय शेयर हमारे पास देखिए डिजिटल फॉर्म में है। इसका मतलब इन डिजिटल शेयरों को फॉरेन इन्वेस्टर से सेल कर सकता है। बहुत ध्यान से समझने वाली बात यह है कि जब हम भारतीय कंपनियों के शेयरों को परचेज करते हैं, जब भारतीय कंपनियां फंड को प्राप्त करती हैं तो शेयरों के माध्यम से प्राप्त करती है, लेकिन जब यही शेयर यूएस में जाके या फिर अब्रोड ओवरसीज जाके सेल होते हैं तो अब ये शेयर जो है डिपॉजिटरी रिसीट्स कहे जाते हैं। अब वो शेयर नहीं कहे जाते। एक्चुअली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिपॉजिटरी रिसीट। डिपॉजिटरी रिसीट्स और शेयर में कोई फर्क नहीं है। जैसे आप शेयर को ट्रेड कर सकते हैं एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के रूप में, इसी तरह डिपॉजिटरी रिसीट्स को भी हम सेल कर सकते हैं एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के रूप में, अर्थात उसका भी ट्रांजैक्शन खरीद बिक्री हो सकता है। और कुल मिलाजुला के ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक जो ओडीबी है, उन्होंने सेल किया इन शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में फॉरेन इन्वेस्टर्स को, और अमेरिका में स्थित फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इस ओडीबी के माध्यम से भारत के डिपॉजिटरी रिसीट्स को खरीदा। इसका मतलब डिपॉजिटरी रिसीट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में विदेशों में बेचे गए शेयर ही हैं, लेकिन यहां पे जब वो विदेशों में बिक रहे हैं तो उनका नाम शेयर न होके डिपॉजिटरी रिसीट्स हो जा रहा है। इसका मतलब चाहे शेयर की बात करिए या फिर डिपॉजिटरी रिसीट्स की बात करिए, दोनों ही इक्विटी शेयर ही होते हैं और दोनों के माध्यम से इन्वेस्टर इसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब देखिए, बड़े आसानी से फॉरेन इन्वेस्टर्स ने जो यूएसए में स्थित है भारत के रिलायंस में या जो भी कंपनी है उसके शेयरों में इन्वेस्टमेंट किया और एक्चुअली जो पैसा है वो इंडिया कंपनी के पास आ गई। अब यहां पे प्रश्न ये है कि ये जो डिपॉजिटरी रिसीट्स हैं, क्या उसे अगर ये इन्वेस्टर चाहे तो क्या उसे सेल कर सकता है क्या? बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो डिपॉजिटरी रिसीट्स होते हैं, इसे आसानी से वो जो फॉरेन इन्वेस्टर है अपने वहां के स्टॉक एक्सचेंज में उसे सेल कर सकता है। जितने भी ओवरसीज स्टॉक एक्सचेंज है उसमें जो है ओडीबी अपने को लिस्ट कराते हैं। इसका मतलब जो डिपॉजिटरी रिसीट्स है वो उस देश में जहां की डिपॉजिटरी रिसीट्स है वहां के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के कारण ये इन्वेस्टर आसानी से उसको सेल कर सकता है, खरीद बिक्री की प्रक्रिया हो सकती है। इसका मतलब अगर ये यूएसए का फॉरेन इन्वेस्टर है तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या नस्डैक के माध्यम से इस डिपॉजिटरी रिसीट्स को सेल कर सकता है, परचेज कर सकता है। तो दोस्तों, ये रहा डिपॉजिटरी रिसीट्स, और आपने देखा कि डिपॉजिटरी रिसीट्स के माध्यम से किस तरह एक भारतीय कंपनी ने अमेरिका से फंड उगा लिया। अमेरिका की जगह वो दूसरे देशों से, यूरोप से भी फंड इकट्ठा कर सकती है। अब यहां पे हम आपसे दोस्तों बात करने वाले हैं कि डिपॉजिटरी रिसीट्स कितने प्रकार के होते हैं, जिसपे इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और जीडीआर, आईडीआर और एडीआर के बारे में हम सीखेंगे। देखिए, जो डिपॉजिटरी रिसीट्स है उसके प्रकार आइए हम लोग देखते हैं। डिपॉजिटरी रिसीट्स के प्रकार देखते हैं। तो जो डिपॉजिटरी रिसीट्स है उसके काइंड आइए देखते हैं कितने प्रकार होते हैं। तो एक होता है जीडीआर और इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। दूसरा है दोस्तों एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। और तीसरा है आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, प्रश्न इसके ऊपर बहुत आ रहे हैं आजकल। देखिए, जो डिपॉजिटरी रिसीट्स है वो तीन तरह के हैं। एक है जीडीआर और एडीआर, दोनों को मैं एक साथ रखता हूं, और एक अलग करता हूं आईडीआर। जीडीआर और एडीआर दोनों के ही माध्यम से जो भारतीय कंपनी है, इंडियन जो कंपनी है, इंडियन कंपनी, वो ओवरसीज से फंड प्राप्त करती है। ये जो इंडियन कंपनी है इन दोनों के माध्यम से क्या करती है? ओवरसीज फंड प्राप्त करती है, मतलब विदेशों से फंड प्राप्त करती है, ओवरसीज फंड। लेकिन जो आईडीआर है इसके माध्यम से जो फॉरेन कंपनी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो फॉरेन कंपनी है वो भारत से, इंडिया से रिटेल इक्विटी के रूप में इंडियन फंड प्राप्त करता है।
अगर रिलायंस को फंड चाहिए तो वो जीडीआर और एडीआर के माध्यम से जाके अमेरिका से या फिर यूरोप से फंड इकट्ठा कर सकता है। लेकिन अगर अमेरिका के किसी कंपनी को चाहिए कि भारत से वो यहां के लोगों से फंड इकट्ठा कर ले तो आईडीआर के माध्यम से करेगा। ये प्रश्न ये जो कई बार पूछा जा रहा है उस पर हमने बात किया कि जीडीआर और एडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट और अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट के माध्यम से भारतीय कंपनियां विदेशों से फंड को लेकर आती हैं, जबकि आईडीआर के माध्यम से विदेशी कंपनियां भारत से फंड इकट्ठा करती हैं। देखिए जीडीआर जो है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, पहले आइए हम सीखते हैं एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। अगर किसी भारतीय कंपनी को यूएसए से इक्विटी फंड चाहिए तो एडीआर जो है निर्गत करेगी, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट निर्गत करेगी। अगर किसी भारतीय कंपनी को अमेरिका के अलावा यूरोपीय यूनियन से, यूरोप से, यूरोजोन से अगर उनको फंड चाहिए तो वो जीडीआर इशूड करती है। अभी मैंने बताया कि भारत में जो डिपॉजिटरी रिसीट्स के माध्यम से फंड इकट्ठा किया है वो किया है इन्फोसिस ने, एचडीएफसी ने किया है, ओके ना, यहां पे वहां पे वीडियोकॉन डीटीएच ने किया है। ये तमाम ऐसे कंपनियां हैं जो विदेशों से फंड इकट्ठा किए हैं। लेकिन देखिए 2006 में आईडीआर आया, 2006 में भारत में सेबी ने आईडीआर इंट्रोड्यूस किया। अगर किसी विदेशी कंपनी को भारत से फंड चाहिए तो सेम उसी प्रक्रिया से, जिस प्रक्रिया से एक जीडीआर और एडीआर काम करता है, उसी प्रक्रिया से वो आईडीआर के माध्यम से फंड इकट्ठा करेंगे। बस इसमें क्या होगा, ओवरसीज जो डिपॉजिटरी बैंक है वो उसका काउंटर पार्ट इंडिया में होगा और वो शेयर यहां के स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होगा। तो आईडीआर के माध्यम से वो फंड प्राप्त कर सकते हैं विदेशी कंपनियां भारत से। अब तक जो है स्टैंडर्ड चार्टर बैंक जो है पहला जो कंपनी है जो भारत में आईडीआर के माध्यम से फंड इकट्ठा किया, फंड प्राप्त किया। स्टैंडर्ड चार्टर बैंक पहला जो कंपनी है जो विदेश की कंपनी जो भारत से फंड इकट्ठा कर चुकी है। तो दोस्तों यहां पे हम लोग ये बात कर रहे थे कि डिपॉजिटरी रिसीट्स के माध्यम से, ये प्रक्रिया के माध्यम से आसान हो चुका है कि अब भारतीय कंपनियां विदेशों से फंड प्राप्त कर सकती हैं। इसी तरह विदेशी कंपनियां भी भारत से फंड प्राप्त कर सकती हैं इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स के माध्यम से, आईडीआर के माध्यम से। तो ये रहा डिपॉजिटरी रिसीट का एबीसीडी। मैं आशा करता हूं कि आपको तमाम ऐसी चीजें जो अब नहीं समझ में आती थी क्रिस्टल क्लियर होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।